नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। बाजार आज बंद है, थोड़ी राहत है, लेकिन हम अपने काम पे चालू हैं। तो कि जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है, जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट, आपकी टिप्पणियों में आपका दर्द छलक रहा है, हमको लगा कि आज अवकाश के दिन आराम से आपके सभी सवालों के उत्तर दिए जाएं और रणनीति तय की जाए अगले हफ्ते के लिए। जिस तरीके से आप सबके पोर्टफोलियो डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर से पीएसयू शेयरों में लोगों को दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान रणनीति बनाएं ऐसी, ताकि आने वाले समय में जो है जब भी बाज़ार में रिकवरी आए तो आपका पोर्टफोलियो फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये जो गिरावट है, क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और मार्च 2020 के बाद से हम देख रहे हैं कि एक बार में 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली नहीं है। ख़ास तौर से हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में जो है सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और ज़्यादातर इंडाइसेस अब अपने हाई से 10% की गिरावट पर आ चुके हैं। रणनीति क्या होनी चाहिए ऐसे बाज़ार में? क्या पूरी तरीके से बाज़ार से दूरी बना ले? कब तक बाज़ार में बॉटम बनेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारे आपके मन में, जहन में घूम रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं और आज के ख़ास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में जोड़ने के लिए अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपको भी गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। और कार्यक्रम कोई भी हो, इधर लगातार आपको हमारे दर्शक याद कर रहे थे। ख़ास तौर से कई सारे आईपीओस खुले हुए थे और लोग कह रहे थे कि इस बार अरुण जी ने अपनी राय नहीं दी। तो बहुत लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे, बहुत लोग प्रेम दर्शा रहे थे कि केजरीवाल जी दोबारा कब आएंगे। तो खैर फाइनली आप मान गए, आपकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो आप ऐसे ही व्यस्त रहें सर, लेकिन बीच बीच में अपनी व्यस्तता से कुछ एक समय निकालते रहें। सबसे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एक और हफ्ता बीता सर और विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट। अगर हम देखें तो इंडाइसेस भले ही 10% डाउन हो, लोगों के पोर्टफोलियो 30%, 40%, 35% के आसपास डाउन हो गए हैं। आपकी टिप्पणी बाज़ार पर अब क्या है सर? विपुल जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आभार कि वो इतना प्रेम दिखाते हैं और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज छुट्टी का दिन है और लोगों से बात करने का एक मौका मिल रहा है। अब आ जाते हैं बाजार पे। देखिए, मैं जब आखिरी बार या उसके 2-3 बार पहले जब आपके शो पर आया था तो मैं लोगों को बराबर एक चीज से जिसे कहते हैं समझा रहा था कि बाजार में करेक्शन अभी तक आया नहीं है और जब तक नए निवेशक जो कोविड 2020 मार्च के बाद बाजार में आए हैं, उनको ये एक एक्सपीरियंस करना होगा कि बाजार में गिरावट आती है तो क्या होता है। ये आई है, शुरुआत है, हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट हो, थोड़ा उतार चढ़ाव अब देखने को मिले जो लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन ये कहीं पर भी बाजार बॉटम आउट होने के संकेत अभी नहीं दे रहा। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट करीब करीब दूसरे तिमाही के समेटे जा चुके हैं। महज 1 दिन या 2 दिन आप बाकी समझिए जो रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो एक अगर आप इसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो रिजल्ट उम्मीद से निराशाजनक रहे हैं। कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी आई है। कंजम्पशन जो होती है वो देश में देखने को नहीं मिली, खास करके अर्बन कंजम्पशन वो गिरा है। कंपनियों के खर्चे जो कंट्रोल होने की उम्मीद थी वो बढ़े हैं। रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा कम हुआ है। ये सबको देखते हुए जो पहले कहा जाता था कि बाजार में करेक्शन आ जाए तो वैल्यूएशन जो महंगे हैं वो कम हो जाएंगे, वो नहीं हुआ क्योंकि प्रॉफिट घट गया। अब बाजार घटा है लेकिन प्रॉफिट भी घटा है, तो वैल्यूएशन वहीं के वहीं या कुछ न कुछ और बढ़ चुके हैं। एक बात
आपको विपुल जी कहना चाहता हूं जी। और मैं उसे दोहराऊंगा जिससे कि निवेशक समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं। बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत उम्मीद है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन गौर कीजिएगा कि बाजार में अगर नया बुल रन होना है तो ये 38, 40 और 42 के पीई पर उसकी बेस बनकर शुरुआत नहीं हो सकती। बेस नीचे लेवल से ही बन सकता है और अब जब तक ये नीचे का लेवल नहीं आता, नया बुल मार्केट की शुरुआत नहीं हो सकती। मैं ये चीज सभी दर्शकों को दोहराना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बेस बाजार का नीचे आना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और दोहराऊंगा विपुल जी, जी। कि आपने अभी तक बाजार में जो रिटर्न्स कमाए 25, 30, 40%, अब आपकी एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए। ट्रेडिंग मार्केट रहेगा, इसमें एक तरफी चाल बाजार में नहीं आएगी। आपको अपने उम्मीद, अपने एक्सपेक्टेशन को कम करना होगा। आप उसे 10-12% करें, 12-15% करें, वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की रणनीति डिसाइड करेगी। लेकिन अब बाजार से आप 30-40% की रिटर्न की उम्मीद न करें तो ही आप इस बाजार में सफल हो सकते हैं। बहुत जो जी। विदेशी, जी सर। आखिरी बात इस पे कहूंगा कि विदेशी संस्थागत निवेशक बेचना बंद नहीं किए हैं। हाँ, थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है। हो सकता है आगे जाकर उनकी बिकवाली बंद हो जाए, बट बिकवाली बंद होकर एकदम उल्टी खरीदारी शुरू होगी, ये भी कोई जरूरी नहीं। ठीक सर। बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने जो है सार के रूप में कह दी हैं। एक सवाल आपका, आपने कहा कि 38-40 के पी पर जो है ये बाज़ार में बुल रन नहीं लौटेगा। कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिस पे आपको आप कंफर्टेबल होंगे, जिस पे आपको लगता है कि हाँ इन लेवल्स के आसपास जो है बाज़ार सस्ता हो सकता है? क्योंकि बहुत लोगों को तो लग रहा है, हर रोज़ जो सवाल आते हैं एवरेज कर लें एवरेज कर लें, क्योंकि उनको लगता है शायद अब यहाँ से नहीं गिरेगा। आप किन लेवल्स पे, अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें, कंफर्टेबल होंगे? देखिए, दो चीज है। लेवल को कम होना या पीई को कम होना, उसका दो तरीका है। एक, बाजार के कीमतों, जो शेयर की कीमत है वो घट जाए। दूसरा, अर्निंग्स बढ़ जाए। ये 10वां तिमाही रहेगा या रहा है जिसमें कि वैल्यूएशन, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं हैं, वैल्यूएशन बढ़े हैं। तो अब उम्मीद ये बनती है कि कम से कम अगले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आए। एक महीना या 1.5 महीना ये तिमाही का भी पूरा हो चुका है जी। और कहीं पर भी आपको संकेत नहीं मिल रहा कि आने वाले तिमाही में इंप्रूवमेंट आएगा नतीजों पर। मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो आपके होते हैं बाजार के, जी। 30-32, वहां पर अगर वैल्यूएशन आ जाता है तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है कि ये एक शुरुआत हो सकती है नए बुल रन की। लेकिन तब तक ठीक। आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ विपुल जी कि बाजार में पैसे कमाने का मौका नहीं है। आपको ऐसे ऐसे इंडिविजुअल शेयर्स, स्टॉक अलग अलग मिलेंगे जिसमें कि कोई फंडामेंटल इवेंट हो रहा है और जिसके कारण शेयर का प्रदर्शन अच्छा है। वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। आपको अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, जब बाजार एक तरफा नहीं चलता। ठीक सर। बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें फटाफट। उससे पहले जरा कुछ एक आंकड़े हैं जो अपने दर्शकों को फटाफट दिखा देते हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो है वो किस तरीके से देखने को मिली है। लगातार बिकवाली देखने को मिली और जैसा अभी अरुण जी बता रहे थे कि रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो ये हमने देखा कि 1850 करोड़ के आसपास की बिकवाली ये कल देखने को मिली है। डीआईएस की तरफ से खरीदारी लगातार जारी है, लेकिन अभी भी वो अब जिस तरीके का माहौल इस समय है, सेंटिमेंट ऐसा है कि विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है
वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई बाजार पर दिखाई दे रही है। अगले हफ्ते के लिए बड़े ट्रेंड क्या हैं, बड़ी कौन कौन से वो नतीजे हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए, वो ज़रा फटाफट नज़र डाल लेते हैं। तो ये देखिए 18 नवंबर को जो है वो भारत फोर्ज, हीरो मोटो, एचएल, ग्रासिम, ग्लेनमार्क, इनके जो है नतीजों का असर जो वीकेंड पे आएंगे उसका असर देखने को मिलेगा। 18 से 19 नवंबर के बीच में ब्राज़ील के अंदर G20 समिट होना है, वहाँ से क्या कुछ बातें निकल कर के आती हैं इस पर भी हमारी नज़रें रहेंगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होने हैं, झारखंड में इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर निगाहें रहेंगी क्योंकि शाम को ही एग्ज़िट पोल आने शुरू हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाज़ार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। और 23 नवंबर पे तो निगाहें रहेंगी ही रहेंगी क्योंकि इन राज्यों के चुनाव के नतीजे रहने वाले हैं। तो बड़े इवेंट होने हैं अगले हफ्ते भी, तो अगला हफ्ता भी बहुत आसान, बहुत सीधा हफ्ता नहीं रहने वाला है। तो इन तमाम खबरों का असर वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवालों के जवाबों का जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद तंजीम साहब के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अवकाश का दिन है, तंजीम साहब जानना चाह रहे हैं आर पावर के बारे में सर, और इनके पास जो है 1500 शेयर हैं इनके पास और इन्होंने 44 रुपये पे ख़रीदे हुए हैं। कह रहे हैं कि सेल करें या होल्ड करें, अभी क्या कुछ करना रणनीति सही रहेगी। सर एक तरफा रैली देखने को मिली थी आर पावर के अंदर और फिर से रिलायंस पावर पे नेगेटिव खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और उसी का असर देखने को मिला है कि अब लोअर सर्किट लगते हुए शुरू हुए हैं। अभी 2 दिन पहले नतीजे आए थे कंपनी के, मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन उसमें भी वन टाइम इनकम रही है। कई सारे जो है इनको सो कॉज नोटिस भी जो है वो हाल फिलहाल में मिले हैं, उसके चलते जो है ये दबाव में देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर आपको भरोसा है इस मैनेजमेंट पर, इस कंपनी के ऊपर, या आपको लगता है ठीक है कुछ एक इवेंट थे वो पूरे हो गए और अभी इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, मोमेंटम स्टॉक है, इसमें पब्लिक भाव देखकर और इसकी ट्रेडिंग वोलेटिलिटी और जो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो देखकर इसमें बड़ी पोजीशन इंट्राडे लेते हैं। मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बेशक रहे, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर कर सुखी नहीं हो सकते। तो जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की अपेक्षा रखते हैं वो इसे ट्रेडिंग करिए, लेकिन अगर आप इससे स्टेडी रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें। जहां तक आपके दर्शक का सवाल है, मेरे ख्याल से शेयर बाजार के साथ करेक्शन मोड में है। लगता है आने वाले सप्ताह में कहीं ना कहीं ये शेयर संभल जाएगा, लेकिन संभल कर कितनी रैली वापस करेगा ये फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जी हाँ, कहीं ना कहीं अटकने की संभावना इसमें आने वाले सप्ताह में दिख रही है। ठीक है सर। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी है जिस पर कि सवाल आया है दिलशेर अली साहब का। अली साहब कह रहे हैं कि सुजलॉन में फ्रेश एंट्री क्या बनता है करंट लेवल पे? सुजलॉन सर 5 कारोबारी सत्र की लगातार गिरावट देखने को मिली और उसके बाद से कल के सत्र में गुरुवार को हमने देखा 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया और शानदार वॉल्यूम भी कल जनरेट होते हुए दिखाई दिए, जो कि पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा थे। लेकिन सुजलॉन 86 का हाई लगाने के बाद पहले 75 के आसपास अटका, फिर उसके नीचे गया 68, फिर दोबारा 72-73 पे आया और उसके बाद से जो है तेज़ गिरावट रही और 50 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। कल की जो 5% का अपर सर्किट रहा उसके बाद 56-57 के बीच में है। सुजलॉन एनर्जी सर काफ़ी कुछ बदला है, नतीजे भी बेहतर रहे हैं, लेकिन शेयर की स्थिति को कैसे भांप रहे हैं आप? विपुल जी, इसमें भी उसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है जैसे कि आर पावर में है और इसके अंदर में ये 5-6 रुपए से शेयर चला था जब इसमें एक राइट्स इश्यू आई थी और उसके बाद लगातार ये शेयर 6-8 महीने बढ़ता गया और मेरे ख्याल से 85-86 के आसपास हाई बनाकर अब करेक्ट कर रहा है। इस शेयर में भी वही दुर्भाग्य है कि बहुत हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है और लोग इसमें हजारों शेयर की संख्या में
इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उनकी थिंकिंग ये होती है, रुपए 1.5 रुपए बन गए, 50,000 शेयर की ट्रेडिंग कर ली, अपना तो काम बन गया। फंडामेंटली शेयर में कहीं ना कहीं जो करेक्शन देखने को मिल रहा है ये अटकना चाहिए, जैसे कि आर पावर में भी मैंने कहा। लेकिन पोर्टफोलियो में फिलहाल ये लेने का समय नहीं आया है, कुछ समय और निकलना चाहिए। ये जो एक पुल बैक आता है उसके बाद शेयर कहां पर कंसोलिडेट करता है, वो एक एंट्री पॉइंट इसकी बनेगी। फिलहाल के करेक्शन में जो रैली आती है वो एंट्री पॉइंट नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है सर, तो ये फिलहाल सुजलॉन एनर्जी पे राय निकल के आती हुई। सौरभ जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? क्या प्रश्न है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। बढ़िया सर, मैं भिवानी हरियाणा से बात कर रहा था सर। अच्छा, अच्छा, चलिए। प्रोग्राम सर रोज देखता हूँ सर, शाम को जैसे टाइम मिलता है तो सर मैं डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू सर। मैं देख नहीं पाता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो छुट्टी होगी आपकी? जी जी सर, हाँ जी सर, आज की छुट्टी थी तो मैं आज आपका प्रोग्राम देख रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अच्छा जी लगा जी। सर बहुत आपसे बात करके। अरे सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आप जैसे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। और आप ही लोग जो है वो हम लोगों की प्राणवायु हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना सम्मान दिया और लगातार नियमित रूप से आप लोग देख रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास GMR एयरपोर्ट के 200 शेयर हैं, 88 रुपये 56 पैसे की रेट पर। और सर एक मैंने ग्रीप्स कॉटन लिए थे अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर, 200 शेयर उसके भी हैं सर, 188 रुपये 57 पैसा की रेट पर। 188 रुपये 57 पैसे की रेट पर? हाँ सर, ये अच्छा। सर मैं 1 साल का मेरा व्यू है, तो सर क्या मेरा इनमें रुकना सर ठीक है या फिर क्या करें? क्योंकि ग्रिप्स कॉटन का भी कल परसों रिजल्ट आया था तो सर रिजल्ट ठीक नहीं आया था, तो उसकी वजह से शेयर काफी 20-22 रुपए गिर गया था सर एक ही दिन में। अभी अभी जो है आपका GMR पे भी 1 साल का रिव्यू है? हाँ सर, दोनों पर मेरा सेम व्यू है। चलिए, दोनों पर सेम व्यू है, चलिए ठीक है। GMR एयरपोर्ट सर, एयरपोर्ट को लेकर के काफ़ी सारी घोषणाएं भी हो रही हैं, काफ़ी कुछ काम भी हो रहा है देश भर में, लेकिन इस शेयर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब तो चलिए बाज़ार टूट रहा है, लेकिन जब बाज़ार चल भी रहा था तब भी एक दायरे में था और लंबा अरसा हो गया इस शेयर को एक रेंज में ही काम काज करते हुए। अब तो खैर काफ़ी नीचे आ गया है, 88 पे इन्होंने लिया हुआ है। लंबे समय तक कि ये 90 से 100 के बीच में, 88 से 100 के बीच में घूमता रहा, लेकिन वो लेवल ट्रिपल डिजिट क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए? अब 76-77 के आसपास चल रहा है। पिछले 6 महीने में 8-8.25% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। 1 साल का नज़रिया है। जो एविएशन सेक्टर में गतिविधियाँ हो रही हैं, कब इस पर असर दिखाई देना शुरू होगा? आपकी टिप्पणी पहले GMR एयरपोर्ट पर। तो देखिए, एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है और अभी भी जो इसके एवरेजेस हैं वो दबाव बना रहे हैं शेयर पर। बाजार के साथ इसमें भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में 5-7 दिन में कहीं ना कहीं एक बॉटम बनकर शेयर में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये बड़ा मूव नहीं आएगा क्योंकि गिरावट बहुत शार्प हुई है। मेरे ख्याल से जो भी एक रैली बनती है उसमें अगर ये निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं, क्योंकि बाजार में ओवरहैंग इस शेयर में बहुत है। 75-80 में कई लोगों ने इसमें निवेश किया था और सबको लगता था कि जल्द ही ये 100 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये जो है क्रॉस करके वहां पे टिक नहीं पाया। मुश्किल से 1-2 दिन 4 दिन इसने 100 रुपए के ऊपर ट्रेड किया और बड़ी तेजी से वहां से गिरावट हो गई है। जो आपके दूसरे जो कंपनी की आप बात कर रहे हो, ग्रीव्स कॉटन, नतीजे अच्छे नहीं आए, उसके कारण शेयर में बड़ी गिरावट है। कहीं ना कहीं 1-2 दिन में यहाँ पर ये खराब नतीजों के बाद में कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, जहां पर आपको एक पुल बैक रैली आ सकती है, लेकिन इनकी खरीद की जो प्राइस है काफी दूर है फिलहाल। समय लग सकता है वो प्राइस आने के लिए। ठीक है, समय लग सकता है वो प्राइस आने के लिए, ये राय निकल के आती हुई। इस बीच सतवंत राठौर साहब ने हमें 100 रुपये भेजे हैं। सर, आपने अपना प्रश्न, लेकिन इसके साथ, इस सुपर चैट के साथ आपको अपना प्रश्न भी भेजना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला है। और अगर भेजा होगा आपने तो
जो सुपर चैट भेजी है उसमें नहीं है। तो अगर आप हो सके तो उस प्रश्न को दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपका प्रश्न। चलिए इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न हम लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, जो कि है विवेक शर्मा जी की तरफ से। और इनके पास 121 शेयर हैं, 695 के रेट पे इन्होंने ये शेयर जो है वो ख़रीदे हुए हैं। और अभी अगर हम कल्याण ज्वेलर्स के भाव पे अगर हम एक नज़र डालें, तो जो भाव देखने को मिल रहा है सर, वो देखने को मिल रहा है कल्याण ज्वेलर्स पे 653 654 के आसपास का। कल हमने देखा इसमें करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। ये शेयर सर उन शेयरों में शामिल है जो कि अब आने वाले दिनों में शायद जो है कुछ एक डेवलपमेंट्स हुए थे, मुझे खबर है शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे जो है अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अब सुस्त पड़ा हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के? चार्टिकली शेयर में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला है। इसने कुछ लोअर टॉप्स बनाए हैं और लोअर बॉटम्स भी बनाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी जो गिरावट है कहीं ना कहीं अटकने के मूड में है। शायद ये शेयर अटक के कुछ ऊपर चलेगा। जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो भी शेयर प्राइस के काफी नजदीक आए हैं। हाल ही में इसने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ऊपर से तोड़ा था, लेकिन बाउंस बैक आ सकता है। नई खरीदारी की इसमें सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मौजूदा स्तर से इसमें बाउंस बैक लग रहा है आने वाले सप्ताह में। ठीक है, बाउंस बैक लग रहा है आने वाले सप्ताह में। प्रवेश मालविया जी हैं, और प्रवेश मालविया जी ने तो झड़ी लगा दी है। मतलब मुझे लगता है 8-10 सवाल इन्होंने JWL, बिरला सॉफ्ट, HBL इंजीनियरिंग, IOC, जियो फाइनेंस, PFC, गेल, कोल इंडिया, आरबी इंफ्रा, NHPC, वेदांता, NTPC, कैनरा बैंक, महाराष्ट्र। सर इतने सवाल तो एक साथ में नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ 2-3 शेयर ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा काफ़ी लोगों के सवाल हैं, उसमें हम जरा बातचीत कर लेते हैं। एक IRB इंफ्रा को लेकर के लोगों की काफ़ी पोजीशन है जिस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। NHPC पे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और इसके अलावा जियो फाइनेंस पे हम बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स के अंदर, तो और वेदांता पे बात कर लेते हैं। IRB इंफ्रा से शुरू करते हैं सर, और ये शेयर भी काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 47 रुपये पे अब आ गया है। 65, 66, 70, 75 के आसपास लोगों की पोजीशनें काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई हैं, और एक महीने के अंदर 19% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लोगों ने बेच करके निकले नहीं, उनको उम्मीद थी कि शायद ये जो है रिकवरी आ जाएगी, लेकिन वो आती हुई दिखाई नहीं दी है। एक हफ्ते पहले HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने 69 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, लेकिन लंबे समय से गिरावट के बाद अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, नतीजे जो कंपनी के हैं, जिस क्षेत्र में ये कंपनी मौजूद है, उसके हिसाब से ये एक जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव प्राइस है शेयर के लिए। गिरावट बड़ी अवश्य हुई है, लेकिन इस भाव में मैं किसी को बेचकर लॉस बुक कर निकलने को नहीं कहूंगा। थोड़ी सी समय अवश्य लग सकता है, लेकिन शेयर यहां से बाउंस करेगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें हिम्मत दिखाना चाहते हैं तो आप कुछ क्वांटिटी एवरेज भी कर सकते हैं मौजूदा भाव पर। इसमें आपको बाउंस जल्द मिलना चाहिए। जी, चलिए इस बीच जो है जो अगला इनका सवाल था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पे बने हुए हैं, वर्धा जी, उनसे बातचीत करते हैं। जरा NHPC पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। लंबे समय से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो है शेयर पे जो है कोई असर नहीं पड़ा, और अब इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा नीचे के लेवल दिखाने शुरू कर दिए हैं, और अब देखें 78 के आसपास आ गया, 80 के नीचे। NHPC का क्या भविष्य देख रहे हैं सर आप? ख़ास तौर से हमने देखा जो अमेरिका में चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां थी उनमें काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, जो कि उनके स्टेटमेंट थे ट्रम्प साहब के, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें सुजलॉन टूटा, और भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर टूटे। आपकी टिप्पणी NHPC को लेके? अमेरिका के प्रेसिडेंट के कमेंट के बाद या इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ भी हुआ हो रिन्यूएबल स्पेस में, NHPC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं करती जो ये एक्सपोर्ट करती है। ये पावर उत्पादन करती है हाइड्रो से ज्यादा करके, और ये जो है कंजम्पशन बिजली की भारतवर्ष में होती है। तो इनको अमेरिका के एक्सपोर्ट से या नए कायदे कानून से या नए प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो चाइना के ऊपर में कुछ टैरिफ लगाने की बात है, उससे भी इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सोलर के धंधे में नहीं है। छोटा बहुत कुछ काम करती है, बट इसका जो मेन काम है वो है हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना और उसे चलाना। जहां तक शेयर का सवाल है, ऐसा मानना है कि अभी तक इसने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया है, जिससे ये लगता है कि शेयर शायद यहां से रिकवर करके थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट दे। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिलहाल जो इसके एवरेजेस हैं वो थोड़े ऊपर खड़े हैं, करीब 85-86 रुपए के ऊपर। तो ये जो एक रिकवरी होती है 7-8-9 रुपए की, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये शेयर अटक के ये एवरेजेस को रिस्पेक्ट करे और वहां पे 1-2 दिन निकाले और फिर ये एक ब्रेकआउट दे। तो शॉर्ट टर्म रिकवरी, उसके बाद में एक जिसे कहते हैं एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये शेयर में चाल आएगी जो 90 रुपए के बाद में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ सकती है। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। वर्धा विश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्नोई जी नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल जी। विश्नोई जी नमस्कार। आपको भी विश्नोई जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको सर आपकी आवाज़ बड़ी बहुत धीमी आ रही, शायद आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है सर। हाँ हेलो, आ रही है अभी आवाज? आ रही है क्या? अभी आई जी। जी विश्नोई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सांचौर राजस्थान से बोल रहा हूँ, गुजरात बॉर्डर पे। अच्छा, मेरा गुजरात डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। से राजस्थान से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बताइए सर। आपको भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? टाटा पावर पर मेरा प्रश्न है सर। मैंने 100 शेयर मेरे पास है, 427 के भाव से मैंने ले रखे हैं। 2 साल का मेरा व्यू है, अब क्या करें उसमें? थोड़ा भाव मेरा डाउन हो रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल, भाव आपका डाउन हुआ है, लेकिन चूंकि नज़रिया आपका 2 साल का है और इस क्षेत्र को लेकर के, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, और जिस कंपनी में आप इस समय निवेशित हैं, दोनों के ही फंडामेंटल्स को लेकर के ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही हैं। भाव को लेकर के कुछ एक बातें हो सकती हैं। 427 पे आपने लिया है, अभी जो है 405 का लेवल है, तो 20-22 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है एक महीने में, क्योंकि 12-12.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, तो उसकी वजह से आपका शेयर भी डाउन है। हालांकि बीच में एक CLSA की रिपोर्ट आई थी, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया था, जिसमें कि उन्होंने 25-30% करेक्शन की बात कही थी। मुझे नहीं पता कि अरुण जी इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, जो CLSA ने रिपोर्ट छापी थी। सर टाटा पावर 2 साल का नज़रिया है सर, अभी 20-22 रुपये के नुकसान पे हैं, क्या और नीचे टूटे तो इनको क्या एवरेज करनी चाहिए, क्या सजेशन रहेगा? फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं आप टाटा पावर के? विपुल जी, 3 चीज कहना चाहता हूं। एक, अगर आपने कोई शेयर 2 साल के हिसाब से लिया है तो आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आपको वो शेयर बेच देना चाहिए। ये शेयर इन्होंने करीब 427 रुपए के आसपास लिया है। मेरे ख्याल से 10% का एक स्टॉप लॉस इस टाइप के शेयर के लिए उचित होता है। तो मान लीजिए 427 में लिया है तो करीब 42 रुपए का स्टॉप लॉस। इसका मतलब 385 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो इन्हें निकल जाना चाहिए। क्या ये शेयर 385 रुपए तक आएगा? फिलहाल चार्ट ऐसा नहीं कहता कि ये आएगा, और कहीं ना कहीं एक ये जो शेयर है इसमें एक रिकवरी दिख रही है। लेकिन इनका आज जो इन्होंने सवाल पूछा है, 2 साल का नजरिया 6% नीचे, ये सवाल उचित नहीं लगता। ये इसमें ये लगता है कि इनकी अवधि 2 साल की नहीं है, इनकी अवधि 25-30 रुपए कमाने की है, और
ये चाहते हैं कि ये 2-3 महीने में ट्रेड हो जाए। तो सवाल पूछने के तरीके से कुछ अंदाजा लगता है कि आदमी की क्या स्टाइल है बाजार में ट्रेडिंग करने का। जो आदमी 2 साल के लिए शेयर लेता है वो 10% ऊपर नीचे उसके पेट का पानी नहीं हिलता। कई बार लोग घबरा करके भी पूछ लेते हैं कि जैसा टूट रहा है बाजार तो हो सकता है। खैर, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन, लंबा अनुभव है आपका, तो ये आपके लिए सलाह है कि 385 का एक स्टॉप लॉस रखिए सर। और अगर आपका 2 साल का नज़रिया है तो इतनी जल्दी घबराइए नहीं, अच्छी कंपनी है, होल्ड कीजिए। 385 आपका स्टॉप लॉस कटना नहीं चाहिए। फिलहाल चार्ट्स ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये मानना है अरुण जी का। अभी जो हमारे पास सवालों की झड़ी जो उन्होंने भेजी हुई थी प्रवेश मालवीय साहब ने, उसमें एक कंपनी और डिस्कस कर लेते हैं, वो है JWL सर। JWL पे भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास लगातार आते हैं और ये शेयर भी ने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। और आपने भी रिकमेंड किया था, फिर 750 तक गया, लेकिन अब जो है वहाँ से धीरे धीरे करते करते अब ये 450 के भी नीचे आ चुका है। इसका बॉटम कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, इसमें कहाँ रिकवरी आएगी? बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कि अच्छे भाव देखे लेकिन निकले नहीं, उन्होंने सोचा कि शायद अभी और ऊपर जाएगा, शेयर गिरने लगा, लोगों ने कहा अब लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया है। लेकिन अब जब इतना नीचे आ गया है कि उनकी खरीद से भी नीचे फिसल गया है, तब लोगों के सवालों की झड़ी लगी हुई है। क्या सजेशन देंगे ऐसे दर्शकों को और जिनकी पोजीशन हाई लेवल पे है उनके लिए? विपुल जी, सजेशन देने के पहले मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मैंने इस शेयर में क्या किया। मेरी होल्डिंग इस कंपनी में लगभग 100 रुपए के आसपास से है। मैंने हर राइजिंग प्राइस में थोड़ा थोड़ा माल बेचा और आप ये समझिए कि मैंने 70-75% मेरा माल 650 और 750 के बीच में अलग अलग भावों में बेचा है जी। उसमें से कुछ माल मैंने ये गिरते हुए बाजार में 450 और 500 के बीच में वापस खरीदा है। इसका मतलब ये कि मेरे पास अब 50% माल है जो मेरे पास हाईएस्ट लेवल पे था उसके कंपैरिजन में। आगे जाकर मैं क्या करूंगा, इस शेयर में और अगर गिरावट आती है, मान लीजिए 450 से लेके 350 तक, उदाहरण के तौर पर, तो मैंने जितना माल बेचा है उतना मैं वापस कवर कर लूंगा। लेकिन कोई भी दिन मैं पूरा माल एक साथ नहीं लूंगा, धीरे धीरे क्वांटिटी में लेता रहूंगा। इस कंपनी से मुझे उम्मीद क्या है, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्रदर्शन जो इसने दिया है वो अच्छा है, जो इसने नया निवेश अपने जॉइंट वेंचर में किया है उसका प्रदर्शन अच्छा है, रेलवे की जहां तक बात की जाती है उसका प्रदर्शन अच्छा है। तो अगर 2-3 साल का नजरिया अगर मैं इस स्टॉक में लेता हूं तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है और आने वाले समय में और अच्छा होगा। लेकिन शेयर में एक अपर टारगेट, एक लोअर टारगेट दोनों रखकर आपको चलना पड़ता है और जैसे परिस्थिति निकल कर आती है उस परिस्थिति में माल लेना या बेचना दोनों सोच समझ के करना होता है। ठीक, तो बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आपने जो है ये, मुझे लगता है इस पर रणनीति हमारे तमाम दर्शकों को दी हुई है। और जिनके पास भी जुपिटर वैगन हैं या जुपिटर वैगन हाई लेवल पे हो या लोअर लेवल पे, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रणनीति है और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको भी एक सही रणनीति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक बातचीत कर, प्रभात माफ़ कीजिएगा, प्रभात जी जुड़ चुके हैं। प्रभात जी को नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर। कैसे हैं प्रभात जी आप? सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है आपके यहाँ, और आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। अरे सर धन्यवाद, धन्यवाद प्रशंसा के लिए आपका, और ऐसे ही कार्यक्रम के साथ आप नियमित रूप से बने रहिए। और आप तो बाबा भोलेनाथ की नगरी से हैं, देव पूर्णिमा की आपको, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले जी धन्यवाद सर। और बताइए क्या जो है, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर वही DLF 1100 शेयर है हमारे पास 44 के भाव पर। तो सर कई चैनल पर हम सुने कि ये बहुत ज्यादा गिरेगा, कुछ इश्यूज हैं, तो ऐसा क्या करें हम? नजरिया क्या है सर आपका?
जी आपका नजरिया आपने DLF है सर। नहीं, डीएलएफ पे कितने साल का नजरिया है? सर अभी तो हम 1-2 साल रख सकते हैं इसको, 2 साल कम से कम। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। जी जी और कितने समय पहले लिया था आपने? सर लगभग 1.5 साल हो गया। कई बार एवरेजिंग लिया तो 363 पर था, लेकिन करते करते उसको बार बार लेते लेते वो 444 तक एवरेजिंग हो गई है। चलिए 4.5 साल हो गए हैं, साल 1.5 साल और होल्ड कर सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे काफ़ी अच्छे लेवल्स भी आपने देखे, लेकिन आपने नहीं बेचा। अभी भी आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, अच्छी बात है। सर 444 पे लिए हुए हैं और क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली हुई है। 1100 के शेयर इनके पास पड़े हुए हैं और ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। इन्होंने 967 का 52 वीक हाई भी देखा और अब वहाँ से 200 रुपये नीचे 762 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रियल्टी सेक्टर का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं और इस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारे कामकाज हो रहे हैं। और अभी भी अगर हम जो मार्केट में अगर हम देखें, जो केप शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था में है, उसमें जो है महंगे जो मकान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं और उससे इन कंपनियों के नतीजों पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी डीएलएफ को लेकर के क्या होगी सर? विपुल जी, 3 चीज कहूंगा। एक, जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, इसके अंदर में बहुत शानदार प्रदर्शन देश में देखा जा रहा है। जो बिल्डर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में रेरा में केसेस नहीं है, उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है। डीएलएफ उन कंपनियों में से एक कंपनी है। लेकिन आपने अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कही, डीएलएफ उस क्षेत्र में आता नहीं है। बिल्कुल। इसके जो फ्लैट है वो महंगे हैं। चाहे आप गुरुग्राम की बात करें, जहां पे ये सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है गुरुग्राम का, कोई भी इसका प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं आता। आपके दर्शक की एक प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने जो बढ़ते हुए बाजार में एवरेजिंग करी है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है बाजार में। लेकिन इनके 4 चांद लग जाता है इन्वेस्टमेंट में अगर ये ऊंचे के भाव में कुछ शेयर बेचते। इन्होंने बेचने का कार्यक्रम नहीं किया। जैसे मान लीजिए 960-70 रुपए ये शेयर गया और वहां से गिरा, उस गिरावट में भी अगर ये थोड़ा शेयर बेचते और फिर नीचे के स्तर पर लेते तो इनके प्रॉफिट भी कुछ घर में आ जाता और शेयर उतने के उतने घर में रहते। तो ये आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्ट्रैटेजी और लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप एक पोर्टफोलियो बनाइए और जैसे जैसे उसके शेयर में मूवमेंट आता है, आप अगर उसमें कुछ शेयर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए। लेकिन जब आपको लगता है कि शेयर थोड़ा कमजोर दिख रहा है या कुछ करेक्शन आ सकता है, कुछ क्वांटिटी बेचिए और उसको जब वो गिरता है तो वापस ले लीजिए। तो आपके पास शेयर उतने के उतने और कुछ मुनाफा और आपके साथ जुड़ जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही रणनीति बताई है सर यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अगला जो है सवाल जो है मी संभाजी नगर ने पीसी ज्वेलर्स के ऊपर ये सवाल किया हुआ है। पीसी ज्वेलर्स के ऊपर वो जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। जेम्सन ज्वेलरी सेक्टर पे क्या व्यू होगा सर आपका अभी? या इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से करेक्शन थोड़ा सा हावी होता हुआ दिखाई दिया। करीब 186-87 तक ये शेयर गया और फिर दबाव देखने को मिला। आपकी टिप्पणी क्या होगी यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स को लेकर के? पहले कंपनी के ऊपर बोल देता हूं। 50 रुपए से 185 रुपए एक जिसे कहते हैं नॉन स्टॉप रैली शेयर में आई है और अब ये करीब 145-150 के बीच में घूम रहा है। जहां तक कंपनी के डेवलपमेंट के बात अगर करें तो कंपनी ने 2800 करोड़ रुपए के वारंट्स 2800 करोड़ रुपए की फंड रेज के लिए पहले तो वारंट इशू किए थे और अब वो वारंट के कन्वर्जन शुरू हो चुके हैं और आने वाले 6 से 8 महीने में जो बाकी बकाया रुपए है वो सब कुछ कंपनी में आ जाएगा। इससे जितने भी कंपनी के
देनदारी बाकी है वो सब कुछ चुका दी जाएगी और कंपनी एक तरह से डेट फ्री हो जाएगी। इस 2800 कुछ करोड़ में 850 करोड़ रुपया प्रमोटर भी डाल रहा है और अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये करीब 56 रुपए के प्राइस पर ये शेयर कन्वर्ट होंगे। आने वाले 30 तारीख से या 1 दिसंबर से ये शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू का हो जाएगा। तो आज आप जो 145 रुपए देख रहे हैं, मौजूदा भाव ही अगर 30 तारीख को रहे तो इसकी मार्केट कीमत 14.5 रुपए हो जाएगी। एक चीज और ध्यान में रखिए, इसने जितने ओटीएस सेटलमेंट किए हैं अपने लेंडर्स के साथ, इसमें जो इंटरेस्ट का प्रोविजन बुक्स में हो चुका है ये राइट बैक होकर आएगा मार्च के बैलेंस शीट में। तो मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट आएगी उसके अंदर में एक बहुत बड़ी रकम ये इनकम राइट बैक के कारण आएगी। मेरा व्यू अभी भी शेयर पर बुलिश है और मुझे ये लगता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई बना था 186 रुपए का वो क्रॉस भी होगा और उसके ऊपर और नए हाई बनाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें अब इंटरेस्ट लेवल बढ़ चुका है तो कई लोग इसके अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जब उन्हें 5-6 रुपए का मूव मिल जाता है 150 रुपए के कीमत पर तो उनको ये अट्रैक्टिव ट्रेडिंग करने का एक मौका मिलता है। तो उतार चढ़ाव के साथ में नया टारगेट 200 के पार आपको 6 महीने में मिलने की संभावना है।